1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। तो आचल देख लें आज लोकतंत्र जिंदाबाद में क्या बड़ी खबरें हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र जिंदाबाद में खबरों का आगाज हम करेंगे जो कि लोकतंत्र के लिहाज से बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है ओडिशा के संबलपुर से पीएम मोदी का विरोधियों पर वार। कहा चौकीदार ने दलालों और भ्रष्टाचारियों पर कसी लगाम, मलाई खाने वालों को नहीं जनता की फिक्र। वहीं पिता के बचाव में उतरे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम। कहा मुसलमान होने के नाते लगाया बैन, बीजेपी को खुश करने की कोशिश है चुनाव आयोग की। इसके अलावा राहुल गांधी की भी बात होगी। राहुल गांधी के बयान से आहत सुशील मोदी। कहा राहुल मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहकर भावनाओं को आहत कर रहे हैं। राहुल के खिलाफ मानहानि का करूंगा मुकदमा, ये कहा है सुशील मोदी ने। वहीं लखनऊ में रोड शो के बाद राजनाथ सिंह ने अपना पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है लखनऊ से। और जयपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बाबा रामदेव की उपस्थिति में अपना नामांकन किया। पीएम मोदी की फोटो टिकट पर छपने को लेकर रेलवे सख्त, 4 रेलवे कर्मियों को किया गया है सस्पेंड। इस खबर पर भी हमारी नजर है। वहीं बात उन खबरों की भी करते हैं जो इस बुलेटिन में हम नहीं दिखाएंगे। चुनाव के दौर में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं का भाषण और कोर्ट की अवमानना करने वाले बयान हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे। चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी वीडियो हम नहीं दिखाएंगे जो भड़काऊ हो या जो किसी की निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। सोशल मीडिया पर चल रहा वायरल कंटेंट जिसकी सत्यता की पुष्टि न हो या जो किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाकर भेजा गया हो, ऐसी कोई भी वीडियो या फिर ऐसी खबरें जो कि भ्रमित करती हो, कंफ्यूजन पैदा करती हो, देश की छवि धूमिल करती हो या जो देश हित के खिलाफ हो, वो भी हम नहीं दिखाएंगे। ऐसी नकारात्मक खबरें भी हम नहीं दिखाएंगे जिनका आपसे कोई सरोकार ना हो या जो कोई संशय पैदा करती हो। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर और वो है ब्रेकिंग न्यूज। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिता की तरफदारी करते हुए बड़ा बयान दिया है। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि आजम को मुस्लिम होने की वजह से सजा मिली है और इसीलिए उन पर बैन लगाया गया है। साथ ही अब्दुल्ला आजम ने यह भी कहा है कि आजम ने जया प्रदा पर कोई बयान नहीं दिया। चुनाव आयोग ने बीजेपी को खुश करने के लिए आजम खान पर यह बैन लगाया है। ऐसे लोग चुनाव के सर्वे सर्वा होंगे तो कैसे चुनाव निष्पक्ष होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि मैं रामपुर एक दानव का अंत करने आ रही हूं, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का जेंडर नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। क्योंकि आजम खान को, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत जरूरी था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था इसलिए ताकि ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज ना हो जाए, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। तो आजम अब्दुल्ला आजम यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे 2 बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो उन्होंने जो लीगली बात सही कही, हालांकि वो बयान अपने आप में बहुत क्लियर था, रिपग्नेंट था इलेक्शन कमीशन का, इसलिए आजम खान पर बैन लगाया गया। लेकिन अब्दुल्ला आजम ने कहा कि औरों को नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया और उसके बाद कार्रवाई हुई। हमारे केस के अंदर ये कार्रवाई बहुत ज्यादा त्वरित हुई और हमने जयप्रदा का नाम नहीं लिया था। ये लीगल आर्ग्यूमेंट इतनी समझ में आती है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए, मुझे याद नहीं पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन का भी कंटेम्प्ट होता है, कभी ये पावर्स शायद इन्वोक नहीं की गई हैं। लेकिन मंशा पर सवाल उठाना और ये कहना कि सिर्फ वो मुसलमान हैं इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये अपने आप में कंटेम्प्ट मुझे लगता है बन सकता है। लेकिन आंचल यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, अब्दुल्ला आजम ने योगी की बात तो कर ली लेकिन वो कुछ नाम भूल गए। जैसे मायावती पर
इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, मेनका गांधी पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई की है और साथ ही साथ आजम खान पर कार्रवाई की है। तो ये जो प्रमुख नाम है, ये चारों नाम अब्दुल्ला आजम भूल गए और विक्टिम कार्ड खेलने लगे। उनको लगता है शायद मनीष भाई उनको सिंपैथी मिले रामपुर के अंदर और मुसलमानों का एकजुट वोट आजम खान के पक्ष में चला जाए, उनको ये लगता है। और इसीलिए शायद मुसलमान शब्द का वो जोर देकर इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमान होने के कारण आजम खान पर कार्रवाई की गई है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? दीपक भाई, ये तो सही है कि भाषा चित्त की खेती होती है और जो मुंह में आए बेलगाम बोल देते हैं और बदजुबान आजम ने जो बोला सारी दुनिया ने देखा। अब जैसे आंचल कह रही थी कि टेक्निकली और लीगली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जोड़ के अगर देखा जाए तो इसका बहुत पोस्टमार्टम किया जाए और इसका क्या नतीजा होगा वो दीगर बात है, लेकिन जो भी बातें आजम ने कही वो सीधे तौर पर जयाप्रदा की ओर ही इशारा कर रहे थे और अगर इशारों में भी कुछ कहा जाता है तो वो अपराध माना जाता है। आंचल ऐसे ही होता है? नहीं, वो तो है ही है, वो तो इन कॉन्टेक्स्ट बात थी। मुझे लगता है हिंदू मुसलमान करने से कोई भी परहेज नहीं कर रहा है और वही बात जो शायद आजम खां कर रहे थे या और नेता कर रहे हैं, वही बात आज अब्दुल्ला आजम ने भी आगे ही बढ़ाई है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्ट्रेन एक्सरसाइज किया हो, ये भी पोल कोड का वायलेशन है। साफ दिख रहा है मनीष भाई कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। दीपक भाई, जो चुनाव आयोग ने किया अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, आप ये देखिए कि ये पूरे तौर पर बंटवारे की जुबानबंदी है। बंटवारा हो चुका है, लकीर खींच दी गई है, एक कौम एक तरफ, दूसरी तरफ। ये जो बांटने की ये राजनीति हो रही है, मुझे ऐसा लगता है भावनात्मक तौर पर जो अभी दलील आजम के बेटे ने दी है, मुझे लगता है रामपुर में अपने जो अवाम हैं, उनके जो मतदाता हैं, उन्हीं को अपनी ओर खींचने और जात और धर्म का हवाला देकर उनको अपने और नजदीक लाने की एक कवायद और कोशिश है। और आज की तारीख में भले ही सुप्रीम कोर्ट सैटिस्फाइड नजर आए कि इलेक्शन कमीशन ने उसके गुस्से के बाद, कल की सुनवाई के बाद कुछ एक्शन त्वरित लिया इन 4 नेताओं के खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरा डिस्कोर्स है वो इस लेवल तक इसीलिए गिरा क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा मौन की अवस्था में चुनाव आयोग रहा, क्योंकि ये भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चुनाव आयोग में शायद रही है कि वो इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो देश का संविधान है वो आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जब पूरी जिम्मेदारी सौंपता है तो उसकी बहुत प्लेनरी और वाइड पावर्स हैं। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और इतना वक्त लग गया तो ये भी सवाल एक बन सकता है, जिसकी वजह से डिस्कोर्स बहुत गिर गया। और उन्होंने एक्सरसाइज तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। और ये वही चुनाव आयोग है दीपक भाई जो आम मतदाता से कहता है गो एंड एक्सरसाइज योर मैंडेट। बिल्कुल, ये वोट देने की बात तो करता है, लेकिन क्या उसके पास असली में दांत नहीं है? उन्हीं दांतों का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके अधिकारों की याद दिलाई तो इलेक्शन कमीशन ने एक कदम उठाया। लेकिन मैं यहां दूसरी और पॉलिटिकल बात कर रहा हूं आजम खान को लेकर। आंचल, कल मैं एक शो कर रहा था और हम आजम खान की बदजुबानी पर ही बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको एक लाइन रटवा दी गई है कि आजम खान ने ये बयान जयाप्रदा के लिए दिया ही नहीं, वो इस बयान में जिक्र कर रहे थे अमर सिंह का। तो क्या अमर सिंह के कपड़ों का रंग या अंतः वस्त्रों का रंग अगर वो बताने की चेष्टा कर रहे थे तो क्या ये मर्यादित है? ये भी मेरे ख्याल से आजम खान का बड़ा ही अमर्यादित बयान होगा अगर वो अमर सिंह के लिए भी ऐसा कहते हैं। लेकिन उनके बयान में साफ है कि 17 साल से वहां पर कौन आ रहा है, 17 साल में 2 बार चुनाव लड़ा, उंगली पकड़ के किसको चुनाव लड़ा है। तो ये तमाम बातें जयाप्रदा की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे और यही बात कल अखिलेश यादव ने आजम खान को बचाते हुए कही और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे थे कि नहीं, ये बयान तो जयाप्रदा के लिए दिया ही नहीं गया। तो लोग कैसे राजनीति में अपने बयान 2 मिनट के अंदर बदल देते हैं? जिस बयान को पूरा देश समझ रहा हो उस बयान को लेकर ही तोड़ मरोड़ की राजनीति चलती रहती है। दीपक भाई, हुआ ये कि इस बयान को लेकर आजम के देश भर में चर्चा हुई, निंदा हुई। इतना ही नहीं तो मुलायम पर उंगलियां उठी, अखिलेश पर उंगलियां उठी, लेकिन अब बगले झांकने वाली बात आ गई। आखिर अब हम क्या कहें? मामला महिला से जुड़ा हुआ है, आपकी पार्टी में कभी रही है, आज दूसरी पार्टी में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और अपनी सफाई देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो सीधे तौर पर ये कह देना एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और एक बर्डन है और ये लगातार बना रहेगा। मुझे तो ये लग रहा था कि अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे थे कल तक पिक्चर्स रामपुर रैली की, अगर मान लीजिए कुछ आजम खान के खिलाफ कह देते और कार्रवाई कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आजम खान छूट के ही ये कह देते कि अखिलेश यादव की उंगली पकड़कर भी मैंने चलाया और 4 बातें और ऐड कर देते। इसीलिए कल आंचल इसी शो में ये बात कही थी कि आजम खान से अखिलेश डरते हैं। वो उनके आभा मंडल में
बचपन से उन्होंने आजम खान को एक अंकल की तरह देखा है। और मैं आपको याद दिला दूं, दर्शकों को भी याद दिला दूं कि एक एक घंटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री रहते हुए वो इंतजार कराते थे और कैबिनेट की बैठक में नहीं आते थे, सिर्फ अपनी सीनियरिटी को जताने के लिए, सिर्फ ये जताने के लिए कि अखिलेश यादव के चचा हैं, और वो खुद मुख्यमंत्री का अपमान करते थे। तो अखिलेश ने इन अपमान के घूंट को भी सहा है, लेकिन इनके खिलाफ नहीं, एक चचा को तो निकालने में अखिलेश ने देरी नहीं की। इन चचा को बर्दाश्त इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मुस्लिम चेहरा है, मुसलमान वोट, यही सबसे बड़ा कारण। दीपक भाई, आंचल ने एक बात कही, आंचल वो हैबिचुअल ऑफेंडर को कुछ टेक्निकल नाम भी है ना, लीगली कुछ नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर ही, हैबिचुअल ऑफेंडर अगली चीटर भी कुछ कहते हैं ना, क्या कुछ चीटर नहीं, वो अलग है। हिस्ट्री शीटर की अगर टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो वो तो पूरा का पूरा कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो अलग एक मसला है। लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर, ये बयानबाजी के अंदर, विवादों के अंदर आजम खान, जिनको मुझे लगता है कि मर्यादा क्या होती है उनको आइडिया तक नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं। और आजम खान ने अब क्या किया देखते हैं। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा पर दिए अमर्यादित बयान से आजम खान चौतरफा गिर गए हैं। आजम खान की बदजुबानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। रामपुर से भोपाल पहुंचे आजम खान से जब फिर सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर भड़क गए। तैश में आकर आजम खान ने मीडिया से कहा कि आप मुझे तहजीब नहीं सिखाइए। मतलब साफ है कि आजम खान अपने विवादित बयान से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे। अरे ये क्या आप तो दो, आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं, आजम खान सर जवाब देने के लिए मशहूर है सर। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना? नहीं सर, कल जवाब आता है सर, सवाल सर चैनल्स का, ये चैनल्स का चरित्र है। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से भाषा कर रहे हैं क्या वो आपका चरित्र है सर? जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों को आप बोल रहे हैं, वो क्या आपकी भाषा है सर? ये बताइए, जिस तरीके से कल भी आपसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो आपने बोला आपके वालिद थे सर, तो आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं? तो अगर ये रोक ना होती तो आजम खान यहां पर भी अपनी कुछ जबान से कुछ ऐसे शब्द प्रस्फुटित करते जिस पर विवाद हो जाता। बिल्कुल। और एक मुहावरा है, कान पर जू ना रेंगना, वो शायद जो बनाया गया है वो हो सकता है आजम खान के लिए बनाया गया हो। चलिए आगे चलते हैं। और ये बेहद दिलचस्प खबर है आंचल, जिससे ये तय हो जाएगा कि क्या बाहर के देश के प्रचारक या बाहर के देश के जो कैंपेनर होते हैं वो हमारे इलेक्शन के अंदर कैंपेन कर सकते हैं या नहीं। बांग्लादेशी स्टार प्रचारकों को लेकर ईसी गई है भारतीय जनता पार्टी। बांग्लादेशी स्टार फिरदौस को लेकर सियासत गर्म है। टीएमसी के लिए प्रचार कर सकते हैं फिरदौस, और बीजेपी ने जताया है फिरदौस के प्रचार पर ऐतराज। विदेशी नागरिक कैसे कर सकता है प्रचार, ये सवाल उठाया बीजेपी ने। और अब पूरा का पूरा जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में है। टीएमसी दरअसल इन कलाकारों से प्रचार करवा रही है, जिसके खिलाफ ईसी का दरवाजा खटखटाया है बीजेपी ने। अब यूं कि सवाल यह है कि इस साल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर दीपक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आ सकती है तो फॉरेन स्टार प्रचारक क्यों नहीं आ सकते, ये भी अपने आप में सवाल हो सकता है। मैं एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, हमारे यहाँ इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन श्रीलंका में हमारे एक स्टार वहां पर जाकर कैंपेन भी करके आए, वो थे सलमान खान। जैकलीन फर्नांडीज जो है वो श्रीलंका की हैं और उनका परिवार से कोई राजनीति में जुड़ा हुआ है। तो पिछले जो चुनाव हुए थे बाकायदा सलमान खान वहां गए और प्रचार करके आए। सलमान खान से जब पूछा कि आप उनकी पार्टी के बारे में जानते हैं, क्या आप उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं, क्या आप क्यों ऐसा होता है कि जो भारत में चुनाव होते हैं आप उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ एक साथ कैंपेन कर देते हैं, आप तमाम पॉलिटिकल अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन जाकर कैंपेन करते हैं। तो वो ये कहते थे मैं आइडियोलॉजी के लिए कैंपेन नहीं करता हूं, मैं इसलिए भी कैंपेन नहीं करता हूं कि मुझे कोई पसंद है या नापसंद है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैंडिडेट कैसा है, इसीलिए मैं कैंडिडेट के लिए प्रचार करता हूं। और मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन और कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि इन बांग्लादेशी स्टार प्रचारकों का क्या करना है। लेकिन क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर प्रचार करने मुझे लगता है जब फॉरेन फंडिंग अलाउड है और सुषमा स्वराज लगातार ये गिनवा रही हैं कि किन किन मुल्कों ने मोदी जी को अवार्ड्स दिए हाल फिलहाल में, जो अपने आप में एक प्रचार हो सकता है, तो कोई अगर मंच पे आ जाए और आपके लिए वोट मांग ले तो इसमें क्या दिक्कत है, खासतौर से फॉरेन फंडिंग का मसला। वैसे भी यह डिजिटल युग में आंचल, अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर किसी के लिए वो प्रोपोगेशन शुरू भी कर दे तो आप कैसे रोको? नहीं रोक सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की बंदिशें प्रचार में होनी नहीं चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। नियम कानून क्या कहते हैं मैं इसकी समीक्षा फिलहाल नहीं कर सकता हूं, चुनाव आयोग इस पर उचित निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो लोकतंत्र जिंदाबाद में आपको बताएंगे राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन।
उनका पर्चा भरना रहा और विदाउट योगी आदित्यनाथ ये भी अपनी बात थी। हमने हेमा मालिनी के पर्चे में योगी जी को देख लिया था, कुछ और पर्चों में योगी जी दिखाई दिए, स्मृति ईरानी में योगी जी दिखाई दिए, उन्होंने रोड शो निकाला। लेकिन आज चुनाव आयोग का जो चाबुक चला है उसके बाद वो पर्चा भरने में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उसका भी काट कैसे निकाला उन्होंने, मंदिर जाके, क्योंकि मंदिर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर भी गए वो बजरंग बली के, जिसकी बात वो अली और बजरंग बली की कर रहे थे, और हनुमान चालीसा पढ़ा, पूजा की, और राजनाथ सिंह भी हनुमान मंदिर गए अपना पर्चा भरने से पहले। तो पहले जाकर योगी आदित्यनाथ जी ने माहौल बनाया, उसके बाद राजनाथ सिंह गए, तो काट एक तरह से निकाली गई। बहरहाल लखनऊ से आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जो पर्चा भरा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से तुरंत पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ की सड़कों पर रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर अपना दम भी दिखाया। हालांकि चुनाव प्रचार पर बैन की वजह से राजनाथ सिंह के नामांकन और रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो पाए। राजनाथ सिंह सुबह सुबह घर से निकले और सबसे पहले मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद राजनाथ ने एक जनसभा में शिरकत की। लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। और यही मेरा सवाल दीपक आपसे है, मतलब ये अट्रोशियस है कि 18 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है, 6 मई को यहां पर चुनाव होना है 5th फेज में, और अभी तक ना तो महागठबंधन ना कांग्रेस किसी के भी कंटेस्टेंट का नाम का कैंडिडेट का अता पता तक नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहली और बात महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये सीट है। समाजवादी पार्टी को एक ऐसा कद्दावर नेता नहीं मिल रहा है जिसको वो राजनाथ सिंह के खिलाफ उतार सके। पहले बात हो रही थी पूनम सिन्हा की कि पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी के टिकट से गठबंधन की कैंडिडेट बनेंगी। पूनम सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी, वो खुद मिस इंडिया रह चुकी हैं, फिल्म स्टार रह चुकी हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा के शादी के बाद उन्होंने अपने उस कैरियर को थोड़ा सा रोक दिया था और उसके बाद उन्होंने कैरियर को उतनी ईगरली परस्यू नहीं किया जितना वो पहले करती थी। लेकिन उनके बारे में भी अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको न उतारकर, क्योंकि वोट बैंक जो है वहां पर बनियों की तादाद ज्यादा है, राजनाथ सिंह ठाकुर हैं, अपर कास्ट का वोट बैंक उनको मिलेगा, अपर कास्ट के वोट उनको मिलेंगे, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत जो शिया वोटर्स हैं वो उनको मिलेंगे, क्योंकि 5 बार यहां से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे हैं। तो एक परंपरागत वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। मैं 1 मिनट में कंप्लीट करता हूं। पूनम सिन्हा का नाम न हो गया, उसके बाद ये चर्चा हुई लखनऊ के अंदर कि शायद यशवंत सिन्हा ज्वाइंट अपोजिशन की कैंडिडेट हो, उनका नाम भी पूरी तरह से नकार दिया गया। उसके बाद जितिन प्रसाद का नाम आया, लेकिन जितिन प्रसाद ने भी लड़ने से मना कर दिया। तो अब ना कांग्रेस के पास कैंडिडेट है और ना ही गठबंधन के पास कैंडिडेट है। गठबंधन के एक नेता कल ये कहते सुने गए थे, हम किसी बनिया को उतारना चाहते हैं, कि आपकी नजर में कोई अच्छा बनिया कैंडिडेट है? एक चीज मुझे ये जरूर बोलनी है कि मैं कहीं पढ़ रही थी, ये अपुष्ट खबर है, लेकिन उसमें ये कहा कि आचार्य चक्रपाणी जी, वही आदमी हूं जो आदमी से प्यार करता हूं, जो गाने गा के जाते हैं हमारे स्टूडियो में हिंदू महासभा वाले, वो भी उनसे भी नेगोशिएशन हुई और आचार्य प्रमोद कृष्णम से भी बात हुई, उन्होंने भी मना कर दिया। तो ये हार का डर है कि ये ट्रेडिशनल बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, यहां पर पैसा और यहां पर एनर्जी लगाने और समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। लगभग ऐसा ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन इतने स्ट्रांग होने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि जो शहरी वोटर होता है वो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनाथ सिंह की सभी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अच्छे कनेक्शन है। तो राजनाथ सिंह को हराने के लिए लड़ना है, राजनाथ सिंह के हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, इसकी संभावनाएं मुझे कम नजर आती है। और इसीलिए लगता है कि ये कांग्रेस का भी कैंडिडेट होगा और एक गठबंधन का भी कैंडिडेट। यानी दीपक भाई, आपको ये लगता है कि अगर स्थिति ऐसी बनती है तो क्या राजनाथ सिंह को ये केक वॉक मिल रहा है? एक और दूसरा, ये 91 के बाद लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी मरहूम प्रधानमंत्री वहां से लड़ते रहे, उसके बाद लालजी टंडन, और सबसे मजे की बात आप ये देखिए, पिछले 2014 में राजनाथ सिंह के खिलाफ जो लड़ी थी, अब वो उनके खेमे में। रीता बहुगुणा की बात करें, 2,70,000 इनके पिता, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा लगे, यहां से लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर मुझे लगता है राजनाथ जी राज करने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार है। मैं आपको वैसे 2014 का मैंने नोट भी किया था, अगर वोटिंग परसेंटेज का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो राजनाथ सिंह को यहां पर बीजेपी को 54.28% वोट मिला था। तो बाकी यूपी के लिए जब कहा जा रहा है कि एसपी बीएसपी महागठबंधन अगर हो जाता है तो वोट शेयर के लिहाज से वो पूरी तगड़ी चुनौती बीजेपी को देता है। यहां पर वो सिचुएशन भी नहीं है। यहां पर बीएसपी का जो कैंडिडेट था उसको 6.23% वोट मिला था, और जो सेकंड नंबर पर रीटा बहुगुणा जोशी की जिनकी बात कर रहे हैं
उनके पाले में, जो अब इनके पाले में है, उनको 27% वोट मिला था। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कोई नहीं है दूर दूर तक यहाँ पर इस मामले में राजनाथ सिंह को चुनौती देने के लिए। बिल्कुल, राजनाथ सिंह को चुनौती देने के लिए दूर दूर तक अंक गणित के हिसाब से भी कोई नहीं। जो अंक गणित आंचल आपने बताया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण फिगर है कि अंक गणित के हिसाब से बाकी जो उत्तर प्रदेश की सीट्स है वहां पर गठबंधन मजबूत रहता है, वहां पर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से ज्यादा वोट ले जाता है। लेकिन लखनऊ की सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 5 साल के दौरान राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पर, पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर कई लोगों पर अलग अलग तरह के आरोप लगे, लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह एक अजात शत्रु फिगर के व्यक्ति हैं, और मैंने आपको खासतौर पर कहा कि बीजेपी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनके तमाम पॉलिटिकल पार्टी में कनेक्शन हो और खासतौर पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। एक ये हो कि आप कि मैं आंचल से दोस्ती करने जाऊं, और दूसरी बात यह है कि आंचल मुझे दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट करे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। तो जो राजनाथ सिंह, 2 ऐसे लोग हैं, एक गडकरी और एक राजनाथ। गडकरी नहीं, क्योंकि गडकरी की तारीफ तो सोनिया गांधी और तमाम विपक्ष उन्होंने अब कर दी होगी, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब गडकरी को सभी लोगों ने मिलकर पूर्ति वाले केस में और फर्जी कंपनियों वाले केस में 2013 में जब चुनाव सर पर थे, उनको सेकेंड बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना था, उनके खिलाफ इतनी खबरें छपी, उनके खिलाफ इतने आक्रमण हुए कि गडकरी को न चाहते हुए भी अपने आप को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाना पड़ा। गडकरी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद राजनाथ अध्यक्ष बने। तो गडकरी किसी के खिलाफ भी बोल देते हैं और गडकरी के खिलाफ भी कोई बोल देता था, और गडकरी के कई सारे किस्से कहानी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में चलते रहते हैं, लेकिन राजनाथ के नहीं। ये दोनों। लेकिन आज ये कहा जाए आज मंगलवार, तो राजनाथ के लिए मंगल ही मंगल है। देखिए आज मंगल है, इसीलिए आप देखिए रोड शो देखिए उनका किस तरीके से रोड शो निकल रहा है। और ये नामांकन भरते हुए तस्वीरें हैं जब वो कलेक्ट्रेट ऑफिस गए थे आफ्टर द रोड शो, और उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया, और तमाम केसी त्यागी यहाँ पर जेडीयू के भी साथ नजर आ रहे हैं, उसी रथ पर सवार हैं। लेकिन सबसे मजेदार वो पिक्चर, और मैं चाहूंगी पीसीआर वो दिखाए कि 2 तस्वीरों में बांटे स्क्रीन को, कि एक तरफ आज योगी आदित्यनाथ जब सुबह सुबह गए थे और उन्होंने यहाँ पर हनुमान मंदिर में माथा टेका, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बैन लगाया है चुनाव आयोग ने कि वो कोई जनसभा नहीं कर सकते हैं, मीडिया में प्रचार प्रसार का काम नहीं कर सकते हैं, और मिसिंग इन एक्शन नहीं होना चाहते थे राजनाथ के नॉमिनेशन के दौरान। शायद इसीलिए एक संदेश देने की अपने सटल तरीके से कोशिश की। लीगल एडवाइस मिल रहा है क्या योगी आदित्यनाथ को ये करने का? बिल्कुल निसंदेह लीगल एडवाइस मिल रहा होगा, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लीगल एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। एक से एक बड़े लॉयर जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी हैं। और आप देखिए योगी आदित्यनाथ की कितनी सही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि मंदिर भी जाते हैं तो बजरंग बली के किस बयान के चलते उन पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा था अली और बजरंग बली, उनके पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है, हम चुनाव जीतेंगे, आप बड़ी संख्या में जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, ये अपील उन्होंने की थी। लेकिन जब उन पर रोक लगा दी गई इस बयान के बाद तो वो पहुंचे भी तो बजरंग बली के मंदिर में पहुंचे। बजरंग बली के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, एक कोने में बैठे। तो मेरे ख्याल से योगी न चाहते हुए भी आज भी चुनाव प्रचार में तस्वीरों तो मतलब हुआ ये होगा, माफ कीजिएगा मनीष भाई, हुआ ये होगा चुनाव आयोग का जैसे ही बैन का ऑर्डर आता है योगी आदित्यनाथ जी फोन करते होंगे अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद जी को कि आप बताइए कैसे, हम तो राजनाथ जी के पर्चा भरवाने जा नहीं पाएंगे, क्या किया जाए। तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि देखिए ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसमें एक और हो सकता है दीपक भाई, जो इसी नाम का शनि उनके पीछे लगा है। शास्त्र ये कहते हैं जब शनि को शांत करना हो तो बजरंग बली के चरणों में चले जाओ। तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे, क्योंकि वो पीठाधीश भी हैं, मठाधीश भी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो बजरंग बली की शरण संकट हर लेंगे बजरंग बली योगी आदित्यनाथ के। आंचल आपको क्या लगता है, क्या योगी बिना इस तरह के बयान दिए कैंपेन कर पाएंगे? जिस तरह के हार्डकोर हिंदुत्व वाले बयान वो अपने पूरी कैंपेनिंग के अंदर देते रहे, आपको नहीं लगता कि योगी के अंदर का वो फायर चला जाएगा पूरी कैंपेनिंग के दौरान? इन शब्दों के बिना क्या आप योगी की एक इलेक्शन कैंपेन में कल्पना कर सकती हैं? नहीं, उनको योगी आदित्यनाथ को अगर स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल ही किया जाता है, यूएसपी ही उनका ये है। वो तो जाकर तेलंगाना में जाकर इसी तरह की अली और बजरंग बली वहां पे भी करके आए, राजस्थान में भी किया था उन्होंने, लेकिन वहां
पर इतना ज्यादा सेल नहीं हुआ। तेलंगाना में हमने कोई ऐसा कमाल और करिश्मा नहीं देखा, और राजस्थान में भी अगर उस लिहाज से देखा जाए तो नहीं देखा गया। लेकिन यूपी के जो शुरू की 8 सीटें थी और अब जो नेक्स्ट फेज के अंदर 8 सीटें जा रही हैं 18 को, वहां पर पोलराइजेशन की क्योंकि चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर मुझे लगता है बहुत क्रूशियल था योगी आदित्यनाथ। अब मिसिंग इन एक्शन 48 घंटे तक अगर रहेंगे तो वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। वो वाला पट्टा है आंचल, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, तो ये आप समझ सकते हैं दीपक भाई कितना सांप्रदायिक और कितना संवेदनशील इलाका, संवेदनशील है। और ध्रुवीकरण इन इलाकों में पिछली 8 सीटें, चाहे वो सहारनपुर की हो, कैराना की हो, बागपत की हो या मुजफ्फरनगर की हो, ये भी ध्रुवीकरण से 2014 में प्रभावित थी। और अलीगढ़ और जो इस पट्टे की आप बात कर रहे हैं वो भी ध्रुवीकरण से प्रभावित हो सकती है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी इन तमाम सीटों पर क्या होती है जब योगी को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर पुलवामा के त्राल से है। वहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और एनसी उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार की जनसभा में यह ग्रेनेड अटैक हुआ है। जनसभा खत्म होने के फौरन बाद यह ग्रेनेड फेंका गया है। हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। और ये पुलवामा में हमला हुआ है। पुलवामा की सुरक्षा को लेकर सवाल, पुलवामा अटैक जब हुआ था सीआरपीएफ के कैवलकेड के ऊपर और हमने 40 से ज्यादा अपने जवान खो दिए थे, तो सवाल उठे थे। उसके बाद वहां पर हाईवे ब्लॉकेड इत्यादि भी हुआ। हमने जम्मू में भी हाल फिलहाल में जो मेन बस स्टैंड है वहां पर ग्रेनेड हमला देखा था। अब ये देखना होगा कि हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं इस वक्त इस स्टेज के ऊपर कि कोई घायल या कैजुअलिटीज ना हो। आंचल, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि पुलवामा हमले को भी, पुलवामा पर जो हमारे शहीदों को शहीद किया गया, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनको लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। इस बात पर भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि वीर जवानों के नाम पर वोट दें जिन्होंने बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी। क्या इन दो चीजों पर वोट मांगना आप सही मानती है? दोनों चीजों पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिस्ट क्या करते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको लेकर चेतावनी दे दी है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कल जैसे ही मायावती के ऊपर यह बैन इन्वोक किया गया, आज आगरा में रैली थी, तो मायावती कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम रिव्यू अर्जी देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो। लेकिन अखिलेश यादव ने, जिसपे कोई राहत भी नहीं मिली, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग कब एक्शन लेगा, क्योंकि याद होगा आपको कि मैंगलुरु में, शायद मैंगलुरु रैली थी जहां पर उन्होंने कहा था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स के आधार पर वोट दें। तो मुझे लगता है कि ये बार बार चुनाव आयोग कह चुका है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। बहुत से लोग, एसवाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, सीईसी रह चुके हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और वो किसी के खिलाफ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, एक्शन ले सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि कितना अब रिस्ट्रेन, क्योंकि अब हमने कार्रवाई देखी है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ईसी की, तो अब कितना रिस्ट्रेन आगे की रैलीज में तमाम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लोकतंत्र जिंदाबाद।